गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से बोहर के परमाणु सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है और दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसके बराबर ऊर्जा वह उत्सर्जित करता है और उसके कॉरस्पेंडिंग हमको लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड डिफरेंट सीरीज़ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो प्रदर्शित चित्र है इसमें हम 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देख पा रहे हैं। पहला जो ट्रांजिशन है उसमें N1 की वैल्यू 1 है जबकि N2 की वैल्यू 2 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से जंप करके फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से जंप करके फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है और थर्ड जो ट्रांजिशन है उसमें हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से जंप करके और सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। तो जो नील्स बोहर ने इलेक्ट्रॉन की nth एनर्जी लेवल में एनर्जी की कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला दिया था वह फार्मूला इस प्रकार से है कि जो nth एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -2π² mz² e⁻⁴ अपॉन n² h² के बराबर होती है। नाउ क्योंकि हम हाइड्रोजन के परमाणु की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक जिसे यहाँ Z से दर्शाया गया है कि वैल्यू 1 होती है तो इसलिए Z² का मान 1 हो जाता है और ये जो फार्मूला है वह यह रूप ले लेता है कि nth एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा -2π² m e⁻⁴ अपॉन n² h² के बराबर हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो En2 ऑर्बिटल है अर्थात इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहा है उस N2 एनर्जी लेवल की, मान लीजिए वो थर्ड एनर्जी लेवल से आ रहा है तो E3 हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी है उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि En2 -2π² m e⁻⁴ अपॉन n² h²। और वह इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में पहुंच रहा है, जा रहा है, वह En1 ऊर्जा है और उसे हम -2π² m e⁻⁴ अपॉन n1² h² से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यह N2 से N1 में हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ऊर्जा त्यागी जाएगी, वह डेल्टा E होगी और डेल्टा E जो है वह En2 - En1 के बराबर होगी जिसे हम hν या hc/λ से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हमने जो En2 और En1 के लिए हमने अभी फार्मूले देखे थे उनको हम यहाँ पर प्लेस करें अगर हम तो हम देखते हैं कि hc/λ की जो वैल्यू है वह इस प्रकार से हो जाती है कि -2π² m e⁻⁴ अपॉन n² h² माइनस और फिर माइनस ब्रैकेट में 2π² m e⁻⁴ अपॉन n1² h²। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये फार्मूला इस प्रकार से हो जाता है। N1 जो है वैल्यू वाला कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, आगे आ जाता है और N2 वाला माइनस कंपोनेंट पीछे चला जाता है और इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया 2π² m e⁻⁴ अपॉन h²। तो ये फार्मूला हो जाता है hc/λ = 2π² m e⁻⁴ अपॉन h² और फिर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये जो वैल्यू है इससे हम वेव नंबर या 1/λ कैलकुलेट कर लेते हैं। वेव नंबर न्यू बार = 2π² m e⁻⁴ अपॉन h³ इंटू c इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²।
यहाँ हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में जो वेव नंबर का फॉर्मूला है उसमें 2π² m e⁴ अपॉन h³ इंटू c, ये सभी पद स्थिरांक हैं और इन स्थिरांकों की वैल्यू जब हम इसमें प्लेस करते हैं तो एक नया स्थिरांक जिसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं से प्रदर्शित कर दिया जाता है। और जब हम इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख देते हैं कि वेव नंबर जो है न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यदि हमें इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है और कौन से एनर्जी लेवल में पहुंच रहा है, n1 और n2 की वैल्यू पता हो तो हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ हम ये जानते हैं कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है r, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है आसानी से निकाली जा सकती है, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है इसमें सभी मान नियतांक हैं। तो इसलिए इन सभी नियतांकों की वैल्यू, जैसे पाई का मान 3.142, m जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, e जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है उसकी वैल्यू 4.803 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। इसी प्रकार से c वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसे हम 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये सारे मान अगर हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वह होती है 109.737 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ ये जो वैल्यू हमने रिडबर्ग कांस्टेंट की निकाली है, यह बोर के द्वारा प्रतिपादित जो इलेक्ट्रॉन की nth एनर्जी लेवल में एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसके सहायता से निकाली हुई सैद्धांतिक मान है। जब रिडबर्ग कांस्टेंट का प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक मान ज्ञात किया गया तो वह आता है 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट का सैद्धांतिक मान है और प्रायोगिक मान दोनों में काफ़ी समानता है, यानी लगभग बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोर के सिद्धांत की सहायता से जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट के दोनों मान बोर के द्वारा दिए गए ऊर्जा के सूत्र से ज्ञात सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान लगभग समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोर का सिद्धांत जो है वह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में पूर्णतया सफल रहा। लेकिन साथ में ये भी बताना होगा कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की व्याख्या बोर का सिद्धांत करने में सफल रहा। लेकिन जैसे जैसे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के ये जो स्पेक्ट्रम है उनका अध्ययन किया गया तो हमने देखा कि रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए बोर का सिद्धांत जो है हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के गैस के परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में पूर्णतया सफल रहा। धन्यवाद।